हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो कैसे हो आप सभी लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग सभी सही होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज हम लगभग 3 महीने बाद यूट्यूब पे आ रहे हैं। मतलब 3 महीने से मैंने कुछ वीडियो वगैरह नहीं बनाया। जैसे कि मैंने बीच बीच में तुम लोगों को बता दिया था कि यार अभी थोड़ा सा माहौल सही नहीं है, इस वजह से मैं नहीं आ पा रहा था। और बीच में मैं जॉब भी कर रहा था, आप लोगों को पता ही है। इसे जिन लोगों को पता नहीं है तो उन लोगों को मैंने बोला था मैं आगे बताऊंगा। तो मैं अभी जॉब कर रहा हूँ, एक टीचर की जॉब करता हूँ जो कि संविदा पे है। तो गवर्नमेंट स्कूल में मुझे पढ़ाना जाना था। गवर्नमेंट स्कूल में मैं बच्चों को पढ़ाने जाता हूँ। 1 से लेकर 8वीं तक के बच्चों को भी मैं पढ़ाता हूँ, क्योंकि अभी अभी मेरी नई जॉब लगी, इस वजह से मेरे को 8th क्लास तक ही दिया गया है। और जैसे कि अच्छा परफॉर्म करता हूँ तो मुझे आगे भी वो लोग प्रोवाइड कर देंगे या नहीं करेंगे, उसका मुझे मालूम नहीं है। ये जॉब में लगभग तुम लोगों को मालूम है, जब मेरा प्रैक्टिकल कैंप चल रहे थे कोटा, तो जब मेरा लास्ट प्रैक्टिकल था तो मुझे एक कॉल आया था कि तुम्हारा जॉब इंटरव्यू में हो चुका है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आके ज्वाइन कर सकते हो। तो फिर मैंने वो जॉब ज्वाइन कर लिया था, बिना सोचे समझे कुछ भी। मैंने वो जॉब ज्वाइन कर लिया था, पता नहीं क्यों किया, कैसे किया, बट पापा ने बोला था कि कर लेना, इसलिए मैंने वो कर लिया था। अदरवाइज़ मेरा करने का कोई प्लान नहीं था। मैं पढ़ाई कर रहा था, मैं सिर्फ वहाँ कोटा गया था, मैं पढ़ाई के लिए गया था कि कुछ पढ़ाई करना है, कुछ बन के शायद यहाँ से निकलना है, सोच के तो मैं यही गया था। पर वक्त और हालातों ने मुझे मजबूर कर दिया यहाँ पे मुझे लाने के लिए। वो कहते हैं ना, जो रची रचाई कहानी भैया उसे कोई नहीं पलट सकता। तो ठीक उसी प्रकार ही 3 महीने से आप लोगों को पता है मेरे पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मतलब डे बाय डे बिगड़ती जा रही थी। और ट्रीटमेंट भी मैं करवा रहा था। तो मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं था कि मैं सोशल मीडिया पे आऊँ, तुम लोगों को बताऊँ। बताने तक का समय नहीं था मेरे पास। बस मैं सीधा जॉब पे जाता था और घर आता था और पापा के पास बैठ जाता था। बस इतना ही समय था। सुबह उठता था, फिर वापस जॉब, फिर पापा। फिर लास्ट के कुछ महीने में वो मतलब ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी उनकी, तो मैं जयपुर लेके चला गया। डॉक्टर ने जब ज़्यादा कंडीशन ख़राब हुई तो एंड टाइम पे उनसे बोला कि अब तुम्हें जयपुर जाना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे शरीर के अंदर बीमारी फैल चुकी है। तो फिर मैं जिस दिन ड्यूटी पे था, पापा ने बोला कि ये डॉक्टर ने ऐसे ऐसे बोला। मैंने कहा तुम रुको, मैं वहीं आता हूँ। तो मैं फटाक से गाड़ी लेके गया, तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि इनको जयपुर लेके जाना पड़ेगा। तो मैं जयपुर लेके उसी 2-3 दिन बाद जयपुर निकल गया, ट्रेन की टिकट करवा कर जयपुर में निकल गया, मेरे चाचा के लड़के को लेकर सीनपुर, जो मैं पहले वीडियो बनाया करता था। डॉक्टर ने वहाँ जाते ही बोल दिया कि बहुत सारी जांचें हुई, फ्लो साइटोमेट्री की, बहुत सारी, एक ही नाम याद है मुझे, तो बाकी नाम याद नहीं। फ्लो साइटोमेट्री 7 दिन में जो जांच आती थी, वहाँ से फिर हम लोग वापस आ गए 4 दिनों में, क्योंकि जांचें नहीं मिल रही थी। फिर वापस गए, मेरा भाई भेजा, फिर सचिन भेजा मैंने। फिर वापस आए तो आ गए थे घर पे। मतलब फिर उनकी 6 तारीख, 7 तारीख को शुक्रवार था, 7 फरवरी को, 7 फरवरी को शुक्रवार था। तो उनकी हालत ज़्यादा ख़राब होगी, तो डॉक्टर से मैंने पर्सनली 6 तारीख को मिलकर आ गया था कि एडमिट करेंगे, आ जाना। तो 7 तारीख को एडमिट के लिए जैसे मेरे पापा को मैंने भेजा यहाँ से, उनकी कंडीशन ऐसी थी कि वो वॉशरूम भी नहीं जा पा रहे थे। तो वॉशरूम वगैरह करा करू के मैंने भेज दिया। सोचा मैं जाके मिल लूँगा उनसे, जैसे ही ड्यूटी ख़त्म होती है मैं चला जाऊँगा। दूसरे दिन रात में अचानक भाई सब कुछ ख़त्म हो गया भाई, सब कुछ। मेरी मम्मी बता रही थी मेरे को कि तेरे को आवाज़ दे रहे थे, एकदम से सब कुछ ख़त्म हो गया भाई। मतलब रात के जब 1 बजे मुझे कॉल आता है कि मम्मी का, कि पापा नहीं रहे, ये सुन के भाई मैं शौक हो गया। ज़िंदगी का सबसे बड़ा झटका लगा मेरे को। मैं झेल नहीं पाया, समझ नहीं पाया उस झटके को। इतना बुरा झटका कि मुझे कभी जीवन में नहीं लगा मेरे को। मैंने ये नहीं सोचा था कि ये सब कुछ भी हो जाएगा मेरे साथ। मैंने ये सोचा था कि भाई हो जाएंगे सही,
उनको इतना नहीं मालूम था कि इतना जल्दी मेरे पापा मुझे छोड़ के चले जाएंगे। बस वो कहते रहते थे। जब वो मैं उनको जयपुर लेके गया तो ट्रेन से आते वक्त रो रहे थे वो गाड़ी में, बोल रहे थे कि मैं नहीं बचूंगा। मैं उनको बोलता था नहीं ऐसा कुछ ही नहीं है पापा, यार सब सही हो जाएगा, बहुत से लोग हैं, आप भी सही हो जाओगे, मैं पूरी कोशिश करूँगा। पिछले 3 महीने तक मेरे पापा अच्छे से सो नहीं पाए। रात को मेरी मम्मी उनको बच्चे की तरह गोदी में लेके सोती थी। रात के 3-3 बजे भाई वो रोया करते थे। मेरे को सहा नहीं किया सब कुछ। जितना हो सका मैंने कोशिश की बचाने की, पूरी पूरी कोशिश की, पर नहीं बचा पाया मैं। सब कुछ खत्म हो गया भाई, अचानक ही सब कुछ बर्बाद एक ही बारी में। लोग कहते हैं कि भाई ये सब कुछ भूलना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो नहीं होता भाई मुझसे। मैं जानता हूँ जो चला गया वो चला गया, पर इतनी आसानी से नहीं भूला जा सकता भाई सब कुछ। मेरी आंखों के सामने सब कुछ हुआ, पॉसिबल नहीं है मेरे लिए ये सब कुछ भुलाना, क्योंकि मेरे पिता मेरे लिए सब कुछ थे। मैंने कभी आप लोगों को बताया नहीं, मैं हर वक्त पापा को वीडियो में बहुत कम लेता था, क्योंकि मैं तुम लोगों को दिखाना ही नहीं चाहता था कि हमारे बीच में जो बॉन्डिंग है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। और 3 महीने तक मैं जानबूझकर इनएक्टिव था, क्योंकि मैं नहीं चाहता मैं तुम लोगों को बताऊं। मैं सारी चीज़ें बताकर तुम लोगों की आंखों में से आंसू आ जाते, जिस समय मैं उनकी केयरिंग कर रहा था, उनको इधर से उधर इधर से उधर, तो मैं सब कुछ बताना ही नहीं चाहता था आप लोगों को, क्योंकि इसके माध्यम से मुझे आगे नहीं बढ़ना था। कि मुझे मेरे को पूरा टाइम सिर्फ उनको ही देता था। मैं 10 से सिर्फ 4 तक ड्यूटी जाता था, 4 के बाद जितना टाइम होता सिर्फ उनके लिए होता था मेरे पास। तो आज इतना कुछ बदल गया अचानक ही सब कुछ। क्या ही बताऊँ तुम लोगों को यार, जिस पे बीतती उसको पता चलता है। मैंने सब कुछ छोड़ दिया, सब खत्म कर दिया। इवन मेरा यहाँ भी आने का मन नहीं था वापस, पर जब अंदर से आवाज़ आती है, क्योंकि मेरा बदलाव सिर्फ यहाँ से ही होगा मैं जानता हूँ। बहुत सारे ऑप्शन भी है वैसे, पर मैं सब कुछ यहाँ से ही कर सकता हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने बाल वगैरह क्यों नहीं कटवाए, तो इसके पीछे भी एक रीज़न है, तो मैं अभी शेयर नहीं करूँगा आपके साथ। ऐसा कुछ नहीं है, बस बड़े जो मुझसे बड़े थे उन लोगों ने कटवा लिए, काफ़ी है। मुझे दिखावा भी ये सब कुछ पसंद नहीं है। मैं समाज के लिए जीता भी नहीं हूँ, मैंने हर बार बताया आप लोगों को। जिसके लिए जीता था वो अब वो इस दुनिया में है ही नहीं। बहुत बुरा लगता है, बहुत ज़्यादा बुरा। इसलिए बुरा नहीं लगता, और इसलिए मैं घबराता नहीं हूँ कि यार अब मुझ पे जिम्मेदारी आने वाली है। ये सब के लिए मैं पहले ही प्रिपेयर हो चुका हूँ। जब मैं 18-19 का था तभी मैं प्रिपेयर हो चुका था, क्योंकि मुझे पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना, कब बुरा वक्त आ सकता है। तो उसके लिए मैं ऑलरेडी प्रिपेयर था, तो उसके लिए नहीं घबराता मैं बिल्कुल भी। बस डर इस बात का है कि यार अब जो मैं कर रहा हूँ उनको देखने वाले पापा नहीं हैं। तो ये सब कुछ है, थोड़ा अंदर ही अंदर सा टूट सा गया हूँ। बाहर से मैं सब कुछ सही दिखाई देता हूँ, पर अंदर क्या हालात हो रहे हैं वो मैं बयां ही नहीं कर सकता कि कैसे एक्सप्लेन करूँ आप लोगों को। डर लगता है भाई, अब बहुत ज़्यादा डर लगता है, बहुत। उनको बुलाना कोई आम खेल नहीं है मेरे लिए, क्योंकि भाई जब मैं सुबह उठ रहा हूँ, सो रहा हूँ, बैठा हूँ, हर वक्त उनको देख रहा हूँ। हर वक्त वो, जैसे मैं जॉब पे जाता था तो वो कहते थे कि अजय आएगा अभी, 4 बज गए, हॉस्पिटल लेके जाएगा मेरे को। तो ये सारी बातें मैं बोल ही नहीं पाता। हर वक्त मुझे बस वही दिखाई देते हैं उनकी आवाज़ें। रात के 3-3 बजे मेरे लिए प्रे करते हैं भगवान से कि मेरे बच्चों को जरूर कुछ बना दे। नहीं भूला जाता भाई। कहना आसान है कि सबके साथ होता है, पर
उस इंसान को कभी नहीं बुलाया जाता जिसने तुम्हारे लिए सब कुछ किया हो, पाल पोस कर इतना बड़ा किया हो, जो मुझसे उम्मीद लगाए बैठे थे। बुलाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। क्योंकि भाई मैंने कभी ये भी नहीं बताया कि मैं मेरे पेरेंट्स की इस तरह केयर करता हूँ, उस तरह मैंने सोशल मीडिया पे इतना कुछ शेयर नहीं किया, क्योंकि मैं लाइक कमेंट के लिए ऐसा कुछ नहीं कर सकता। यही सब कुछ नहीं है, मैं कैसे भी करके आगे बढ़ सकता हूँ, मेरे को मालूम है, पर ऐसी चीज़ें मैं दिखाता ही नहीं किसी को कि मैं ये हूँ वो हूँ, मैं इस तरह केयरिंग करता हूँ। भाई सुबह उठते मैं अपने मम्मी पापा के पैर ढूंढता हूँ भाई, पैर छूने के लिए। आप पर आज जब उठता हूँ ना, तो सब कुछ एक पैर दिखाई नहीं देता ना। सुबह सुबह भाई दुख सा होता है, बहुत बुरा, बहुत बुरा फील होता है। वो मुझसे नहीं हो पा रहा, बस भुला ही नहीं पा रहा मैं उस मोमेंट को। ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी मैं ड्यूटी पे हूँ, अभी पापा कॉल करेंगे कब आएगा तू। तो ये सारी चीज़ें भूला नहीं पा रहा मैं कुछ भी। मैंने सब कुछ बंद कर दिया, लोगों ने 17 बातें बनाना शुरू कर दिया। लोग कुछ भी बातें बनाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं है। मैं लोगों के लिए जीता भी नहीं हूँ, मैं अपने लिए जीता हूँ और अपने पेरेंट्स के लिए जीता हूँ। मैंने ये बात बहुत बार बता दी तुम लोग कुछ भी कहें, मेरे को कुछ भी मतलब नहीं है किससे भी, कोई कुछ भी कहे मेरे को मतलब नहीं है। सब ने खेल बना दिया पीछे से, भाग गया है, छोड़ दिया, कर दिया, बाप मरने के बाद, ये सब बहुत सारी बातें हैं यार। तो मेरे को फ़र्क भी नहीं पड़ता कि लोग क्या कहते हैं मुझसे। मैं पहले भी अपने घर वालों के लिए जीता था, आज भी अपने घर वालों के लिए जीता हूँ, मैं अपनी मम्मी पापा के लिए जीता हूँ। एट दैट मोमेंट कोई काम नहीं आया भाई मेरा, खुद खुद मैं खुद खड़ा था मेरे बुरे वक्त में। अब तुम्हें लगता है ना कि बुरे वक्त में कोई तुम्हारा साथ देगा, ये देगा वो देगा, सब दूर भागेंगे सब। जब मेरे पापा की सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी ना, तो मेरे पापा सबको कॉल लगाया करते थे कि मुझसे मिलने आ जाओ, मुझसे मिलने आ जाओ। तब तक भी कोई अपना तक भी बहुत मिलने नहीं आए भाई उनसे। तो लास्ट बात मैं समझाऊंगा तुमको, कोई अपना नहीं है इस दुनिया में, माता पिता के अलावा कोई भी अपना नहीं है। अगर तुम सोचते हो कि वो मेरा अपना है, ये मेरा अपना है, तो जब तुम पर बुरा वक्त आएगा तब तुम लोगों को मालूम चल जाएगा। अब मैं नहीं चाहता कि वे तुम लोगों पे बुरा वक्त आए, पर याद रखना जीवन में कोई अपना नहीं है, माता पिता ही सब कुछ है। ये बात मुझे अभी नहीं, मेरे पापा जाने के बाद ही नहीं मालूम हुआ, ये बात मुझे बहुत पहले से मालूम है, और मेरे माता पिता मुझे जानते हैं। तो मैं तुम्हें यही बताना हूँ, कोई काम नहीं आएगा तुम्हारे कोई भी। बाकी के इमोशन और फीलिंग्स में आप लोगों के साथ अभी शेयर कर ही नहीं सकता। अब समय है समय बदलने का, क्योंकि लोगों ने बहुत बातें बना दी है मेरे पीठ पीछे, मेरे घर, मेरे माता के पीछे, ये वो। तो मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा घर मैं चलाता हूँ, मेरे पापा चलाते हैं, मेरे घर वाले चलाते हैं। मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन क्या बात बनाता है, इवन जो भी है। पर मेरे पापा के लिए कितनी रिस्पेक्ट, कितना वो सब कुछ था, मेरे पास शब्द नहीं है। मैं कह रहा हूँ मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मैं अभी इस हालत में नहीं हूँ। इवन मैं तो ये सोच के वेट किया था कि मुझे अभी सब कुछ करना ही नहीं है। मैंने सोच लिया था कि मुझे नहीं करना है सब कुछ, पर मेरे को मालूम है कि मेरी ज़िंदगी बदलने वाला एक कोई जरिया है, वो मेरे को मालूम है कि कैसे एक्सप्लेन करना है, कैसे नहीं करना है। बाकी मेरे पापा की डेथ होने का रीज़न यही था कि वो 30 से 35 साल उन लोगों ने, मतलब 40 या 35 साल लगभग काम किया है। पत्थर का जो काम रहता है ना, जैसे कि ये पत्थर है, इनको बनाना, इनका स्ट्रक्चर अच्छे से बनाना, तो उस पत्थर ही पत्थर के मतलब वो उसका धुआं रहता है ना, वो उनके फेफड़ों में जम चुका था। तो उसको निकालना इम्पॉसिबल ही नहीं, मतलब बहुत, उसका कोई इलाज ही नहीं है, सच बात तुम्हें बताऊं तुम लोगों। और उसके पहले उनका कुछ अलग भी ट्रीटमेंट चल रहा था, तो उनसे कोई दिक्कत नहीं थी, आराम से वो सर्वाइव कर रहे थे। गोली मेडिसिन में टाइम टू टाइम चलवा रहा था, डॉक्टर लोगों को भी आराम से दिखवा रहा था। तो सिलिकोसिस एक बीमारी होती है, सिलिकोसिस, जो अधिकतर मजदूरों को होती है, जो वो मेरे पिताजी को हो गई थी। मतलब हमें तो मालूम भी नहीं था, डॉक्टर ने बताया जब रिपोर्टें आने लगी, बिगड़ने लगा, तो उन्होंने बताया कि इनको सिलिकोसिस हो रहा है, तो इसका तो कोई इलाज नहीं है। ऐसे सुनते ही भाई पापा पहले ही घबरा जाते थे कि अब मेरा बचना नामुमकिन है। कि जब डॉक्टर ही ऐसा बोल रहे हैं तो भाई उनको भी दिक्कत होती है सुन के, भाई बहुत दिक्कत होती है। जब हमें भी बहुत दिक्कत हुई सुन के कि इसका कोई इलाज नहीं, तो फिर हम करेंगे ही क्या। तो हमने कोशिश बहुत की। डॉक्टर ने बोला इनका फॉर्म वॉर्म भी भराए में आता है, अगर मान लो आफ्टर डेथ कुछ हो जाए तो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ मिलता है, वो मिलता नहीं मिलता।
उससे कोई मतलब नहीं था, मैं तो बस चाहता था कि बस उनका इलाज हो जाए। तो भाई वो फॉर्म भी हम लोगों ने भरा, यहाँ के एमबीएस मेडिकल कॉलेज और कोटा में एक दो और हॉस्पिटल है, और 12 में तो मैंने दिखाया, तो उन लोगों ने भी ये बोला कि सिलिकोसिस है इनको, तो ये फॉर्म वगैरह भरो आप लोग। तो वो मैंने भरा भाई, एंड द एंड उनकी डेथ हुई ना, तो उसके बाद वो फॉर्म भाई रिजेक्ट कर दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा। ऊपर वाले लोग बोल रहे हैं कि इसमें सिलिकोसिस नहीं आ रहा है, जबकि नीचे के जितने भी डॉक्टर हैं उन लोगों ने मुझे बताया भी था कि इसमें सिलिकोसिस आ रहा है, तो ये एक प्रक्रिया करना ताकि बैकअप में कुछ तुम लोगों को मिल जाए। वो मिलना नहीं मिलना, मैं कह रहा मेरे लिए कुछ नहीं है, पापा ही तो सब कुछ है यार। बट वो गवर्नमेंट ने वो भी मेरे साथ बहुत बुरा किया, मतलब बोल रिजेक्ट कर दिया भाई। जब यहाँ या तो भाई यहाँ के डॉक्टर झूठे हैं या फिर वो वाला झूठा है, दोनों में से कोई तो एक तो झूठे हैं ही सही। जब 4-5 डॉक्टर ने मुझसे यहाँ से बोला है कि सिलिकोसिस है, बट गवर्नमेंट ने उसको रिजेक्ट कर दिया है। उसके बाद मैंने कलेक्ट्री में भी कुछ 3-4 दिनों पहले गया हूँ, मैंने एप्लीकेशन डाला है, तो उन्होंने भी हाथ ऊंचे ही कर दिए लगभग, बोला कि देखते हैं हम होता क्या है। तो मेरे को इसका तो कोई नॉलेज नहीं, अगर आप लोगों को हो तो मुझे बता देना। मैं कोशिश करूँगा, मिले तो ठीक, ना मिले तो ठीक, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं इनके भरोसे हूँ भी नहीं कि ये मेरी मदद करेंगे, या फिर तुम भी किसी के भरोसे मत रहना कभी भी आके मेरी ये मदद करेगा वो मदद कर, कोई नहीं करेगा। तुम्हारे तो माता पिता है, वही तुम्हारी मदद करेंगे, और कोई भी नहीं करेगा। क्योंकि भाई मैंने 1 महीने में देखा है, बहुत कुछ देखा है, उसके पहले भी बहुत कुछ देख चुका हूँ। 8 फरवरी को मेरे पापा की डेथ हो चुकी थी, लगभग 1 महीना हो चुका है आज। और बाकी सारे बहुत सारी बातें हैं यार, जिन्हें बताना अभी मेरे को सही लग भी नहीं रहा, मैं बता भी नहीं पाया, क्योंकि मैं अभी इस कंडीशन में हूँ भी नहीं। बस मैं इतना जानता हूँ कि मुझे अपना काम वापस से शुरू करना होगा और सब कुछ देखना होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं अब मम्मी को भी इस तरह पापा की तरह खो दूँ। फिर जीने का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, क्योंकि माँ बाप के लिए जीना ही सब कुछ है मेरे लिए। बाकी कौन क्या कर रहा है वो मतलब नहीं किसी से भी। बाकी मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद, और जल्दी हम वापस से वीडियो बनाना शुरू करेंगे। तो मिलता हूँ आप लोगों को बहुत जल्दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको मुझे इतनी देर तक सुनने के लिए, समझने के लिए।